नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 12 की जो सृजन पुस्तक है उसका अध्याय 6 पढ़ने जा रहे हैं। उषा कविता है जिसके रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। पहले हम कवि परिचय और पाठ परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम कविता शुरू करेंगे। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, मृत्यु सन 1993 ईस्वी में। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में मां का चिरवियोग सहना पड़ा, अर्थात इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी थी। 8-9 वर्ष की उम्र में तो मां का निधन हो गया था, 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था और 6 वर्ष बाद इनकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई टीबी के कारण से। जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। संघर्ष जो होता है ना, वो व्यक्ति को और निखार देता है। संघर्ष जो दुख दर्द होते हैं वे व्यक्ति में निखार ला देते हैं। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम है। ये बिंबधर्मी कवि के नाम से फेमस हैं, मतलब इनकी कविताओं में बिंबों का प्रयोग किया जाता है। बिंब होते हैं एक तरह से चित्र, मतलब इनकी जो कविता होती है वो चित्रात्मकता से युक्त होती है। कविता पढ़ते समय हमारे मानस पटल पर एक तरह से एक दृश्य सा उभर जाता है, चित्र सा उभर जाता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन भी। अब तक तो कवि परिचय पढ़ रहे थे, अब है पाठ परिचय या कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता उषा, यहाँ पे कौन सी कविता दी गई है? उषा कविता। भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सुबह के समय जो सूर्योदय होता है उसका शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया गया है कि हम शब्दों के माध्यम से कि हमारे मानस पटल पर उसका चित्र सा बन जाए। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर मतलब सुबह एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है, मतलब सुंदर प्रयोग इसमें मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। सृष्टा मतलब रचने वाला, रचना करने वाला। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चौक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। अब देखो यहाँ पे प्रकृति का वर्णन किया गया है। अब सूर्योदय का वर्णन किया गया, मतलब प्रकृति का ही वर्णन किया गया है। अब जहाँ पर प्रकृति पर मानवीय गुणों का आरोप लगा दिया जाता है वहाँ पे अलंकार होता है मानवीयकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, तो इस कविता में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं हम कविता के ऊपर। उषा कविता है, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित है। पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने,
नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। पहले हम डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। इसमें शब्द आया है चौका। चौका का अर्थ है बेटा, जो रसोई होती है उस रसोई का जो फर्श होता है उसको हम चौका कहते हैं। लिपा हुआ का अर्थ है पोता हुआ। सिल, सिल का अर्थ होता है जो चटनी पीसने का जो पत्थर होता है ना, उसको हम सिल बोलते हैं। एक तरह सिल का मतलब चट्टान होता है, चट्टान मतलब पत्थर का टुकड़ा। तो यहाँ पे सिल किसके लिए है? चटनी पीसने वाले पत्थर के लिए। केसर, केसर एक लाल पीले रंग का फूल होता है जो कश्मीर में पैदा होता है ज़्यादातर, बाकी आजकल तो हर जगह पैदा होने लग गया। स्लेट, स्लेट होती है जिसपे बच्चे लिखने का काम करते हैं। हल्के काले पत्थर की एक चौकोर पतली सी प्लेट होती है जिस पर हम भरते से या चौक से लिखते हैं, उसे बोलते हैं स्लेट। खड़िया चौक, चौक जानते हैं आप, जो सफ़ेद रंग का पाउडर से बना हुआ एक बत्ती सी होती है, उसको हम खड़िया चौक कहते हैं। आगे है गोर, मतलब गोरी। देह मतलब शरीर। और जादू, जादू का अर्थ है यहाँ पे मोहक दृश्य। उषा होता है जो सुबह का समय है, सूर्योदय से जस्ट पहले का जो समय है उसको बोलते हैं उषा काल। झिलमिल, झिलमिल का अर्थ है रह रह कर चमकना। इसमें कवि ने प्रातःकालीन उषा की लालिमा और सूर्योदय के दृश्य के 4 बिंब, या हम कह सकते हैं शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। 4 बिंब प्रस्तुत किए हैं, उनका हम एक एक अध्ययन करेंगे। प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहता है, किसका वर्णन कर रहा है कवि? प्रातःकालीन वातावरण का। प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण कर रहा है, और चित्रण करते हुए कवि क्या कहता है? कहता है कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया। प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया, अर्थात शंख की तरह नीला और निर्मल बन गया, स्वच्छ सुंदर बिना मैल का बन गया। फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई। फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई तथा वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लगी। उसे देखकर कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा है मानो राख से लिपा हुआ चौका हो, जो अभी भी क्या है? गीला पड़ा है। भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई तथा वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लगी। इसे देखकर कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा था। कौन सा आकाश? भोर का नभ, सुबह का आकाश इस प्रकार लग रहा था मानो राख से लिपा हुआ चौका हो। चौका का मैंने बताया रसोई घर या रसोई का फर्श, जो अभी क्या है? गीला पड़ा है, मतलब अभी अभी उसको लिपा गया है, पोता गया है, जिसको हम लेव बोलते हैं, लेव लगाया गया है, जो भी क्या है? गीला पड़ा है। मतलब यह है कि भोर का दृश्य नीले व लाल रंग के मिश्रण से मनोरम लगने लगा, मन को भाने वाला लगने लगा। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा कि आकाश बहुत काली सिल हो। आकाश को किसके समान बता दिया गया? सिल के समान, काले पत्थर के समान बता दिया गया, और उसे जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो।
और ऐसे लगने लगा जैसे उसे लाल केसर से धो दिया गया हो। किसको? आकाश को। कौन से आकाश को? भोर का आकाश, प्रातः नभ या भोर का नभ, वो धो दिया गया हो। किससे? लाल केसर से। ऐसा लगता है किसी ने स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चौक मल दी हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। ऐसा भी लगता है कि किसी ने स्लेट पर, स्लेट का रंग कैसा होता है? हल्का नीला। आकाश का रंग भी कैसा है? हल्का नीला। भोर के आकाश का रंग हल्का नीला होता है। उसे देखकर ऐसे लगता है कि जैसे स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चौक किसी ने मल दी हो या रगड़ दी हो। अर्थात भोर होने पर अंधेरे से युक्त आकाश काली सिल तथा स्लेट के समान लगने लगा और उस पर सूर्य की लालिमा लाल केसर व लाल खड़िया चौक के समान प्रतीत होने लगी। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है, थोड़ा थोड़ा सूर्य दिखने लगता है। दिखने से पहले जब आकाश में जो लालिमा छा जाती है, उसका दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। किसके समान? लाल केसर के समान या लाल खड़िया चौक के समान। ऐसे लगता है कि जैसे आकाश में लाल खड़िया चौक को पोत दिया गया हो। आकाश को स्लेट बता दिया गया और लाल खड़िया चौक मतलब जो रोशनी है, उसकी लाल लाल रोशनी है, उसको लाल खड़िया चौक और लाल केसर के समान उसकी तुलना की गई है। इससे सुबह का वातावरण बड़ा आकर्षक बन गया है। आगे है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। कवि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल बदलते हुए वातावरण का चित्रण करते हुए कहता है, मतलब सूर्योदय जब होता है तब उस समय आकाश में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है और जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है उस समय आकाश में। उस वातावरण का चित्रण करते हुए कहता है कि सुबह जब नीले आकाश में सूर्य की सफेद चमक दिखाई देने लगती है, कि सुबह जब नीले आकाश में सूर्य की सफेद चमक दिखाई देने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कि जैसे नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा शरीर झिलमिल कर रहा हो, हिल रहा हो। अर्थात सुबह के समय मंद मंद हवा चलने के कारण सूर्य किरणें हिलती हुई प्रतीत होती हैं। मंद मंद हवा के कारण से सूर्य किरणें भी कैसी प्रतीत होती हैं? हिलती हुई प्रतीत होती हैं। और जादू टूटता है इस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है और कुछ देर बाद जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है तब उषा काल का यह पल पल बदलता चमत्कारिक सौंदर्य जादू की तरह समाप्त हो जाता है। तो ये था इसकी व्याख्या थी ये, अर्थ और व्याख्या। अब हम इसके विशेष को देख लेते हैं कि विशेष में किस प्रकार की बातें आएंगी। तो विशेष में जैसे कुछ पॉइंट होते हैं, 2-3 पॉइंट हम बना देंगे, जिसमें हम पहला पॉइंट बना सकते हैं कि उषाकालीन सूर्य की लालिमा का चित्रण किया गया है। दूसरे पॉइंट में हम भाषा का बना देंगे, अलंकार का बना देंगे। भाषा सरल व सहज है। अलंकार का कह सकते हैं मानवीकरण अलंकार और मानो मतलब माना गया था। मानो जहाँ पे वाचक शब्द आते हैं वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट हम बना देंगे बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से उषा कविता की जो व्याख्या और विशेष वो हमने इस वीडियो में कर लिया है। मिलते हैं शमशेर बहादुर सिंह की अगली कविता नहीं है, हम कुंवर नारायण की कविता लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।